नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबरें दोपहर में। खबरों के साथ मैं हूं रीडो यादव। राजधानी दिल्ली के रानी झांसी रोड पर आज सुबह अनाज मंडी में भीषण आग से 43 लोगों की मौत हो गई है। 50 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। राहत और बचाव काम जारी और अभी भी यहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है। झुलसे लोगों को अस्पताल भर्ती किया गया है। इस घटना के बाद इलाके में कोहराम मचा हुआ है और आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग को काबू कर ली हैं, लेकिन अभी भी धुएं का गुबार देखा जा रहा है। जहां आग लगी वहां एक फैक्ट्री थी जहां बैग पैकेजिंग का भी काम होता था। पहले एक इमारत में आग लगी, इसके बाद देखते ही देखते अन्य मकानों में भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। रिहायशी इलाके में अवैध फैक्ट्री चलने का भी आरोप लगाया जा रहा है। हादसे में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दुख जताया है। तो बड़ी खबर, अहम खबर, दिल्ली के रानी झांसी रोड पर आग लगी और बेकरी में आग लगी थी। पहले एक जगह एक फ्लोर में आग लगी, धीरे धीरे ये पूरी बिल्डिंग में फैल गई। दमकल विभाग को सूचना दी गई। 30 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश में जुटी रही। कई लोगों की हालत गंभीर है। 43 लोगों की मौत की खबर। आपको बता दें कि कई लोग जो आग में झुलस गए थे और कई लोग जो कि धुएं से घुटन के कारण उनकी मौत हो गई है। भगदड़ में भी मौत हुई कई लोगों की। सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। बिल्कुल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो हमें 2-3 मिनट लगे गाड़ी को यहाँ भेजने पर, क्योंकि आप देख रहे हैं गली बहुत सक्रिय है, जिसके अंदर गाड़ी एक ही जा सकती है, बहुत मुश्किल से। अब तक हम लोग 50 से ज्यादा आदमी निकाल चुके हैं। उनका जो है हमें ये भी नहीं पता है, क्योंकि हॉस्पिटल भेजे गए थे। कुछ बेहोश थे, कुछ जले भी हुए थे। ज्यादातर जो लग रहा है जो फायर की वजह से नहीं हुआ, ये स्मोक इनहेलेशन की वजह से हुआ है। जो लोग गिरे हुए हैं या मतलब जो चल नहीं पा रहे हैं। 50 करीब हम लोग निकाल चुके हैं। अभी 4-5 और सस्पेक्टेड हैं। आग बुझ चुकी है। आग में कोई ऐसी वो नहीं है कि आग ना बुझी हो, क्योंकि ये कपड़ा गत्ता अजीब सी तरह की चीजें थी, जो जिसमें उनके ढेरों को अभी हम सर्च कर रहे हैं कि कोई और आदमी तो नहीं मिला वो कैजुअल्टी। ये मुझे लगता है। और आग की लपट में आ गया। उसके बाद से उनके घर वालों से संपर्क नहीं हो पाए, उससे बात नहीं हो पाई। कुछ देर के बाद उसकी डेड बॉडी बाहर निकली है। काफ़ी वो दिल को दहला देने वाला वो हादसा रहा होगा, जो जिस वक्त में आप लोग देख रहे होंगे। और जिस तरह से आपके जानकार भी जो है वो भी उसका भी इंतकाल हो गया। तो अब तमाम जो लोग हैं अस्पताल पहुंचे हुए हैं, तो किस तरह से बाकायदा यहाँ पर राहत और बचाव कार्य किया गया वो बताइएगा। देखिए, अभी अस्पताल तक जहाँ तक का मामला है कि तो अस्पताल में तो अभी मिलने नहीं दिए हैं कौन कौन है, कहाँ से है। अभी उसमें और भी पहचान वाले निकल सकते हैं, और भी लोग निकल सकते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि वहाँ भी मिलने नहीं दे रहे हैं और यहाँ भी मुलाकात नहीं हो पा रही। अंदर जाने का मौका नहीं मिला है। जो पता चलेगा अभी हमारे और कितने रिश्तेदार हैं, कौन कौन है, कैसी दर्दनाक मौत उन लोगों के साथ हुआ, ये कुछ अभी पता नहीं चल पा रहा है। वो तो शाम के बाद ही कुछ पता चल पा। किन किन इलाकों में, खासकर बिहार में, किन किन इलाके, बिहार और बंगाल के कहाँ के लोग रहने वाले थे? ऐसे तो मुख्तलिफ इलाकों के थे, बिहार के हर एरिया के लोग थे, लेकिन ज़्यादातर जो लोग थे वो मधुबनी ज़िला, बासोपट्टी, मलमल, सहारघाट साइड के लोग थे। ये लोग ज़्यादा थे। बाकी दरभंगा, सहारनपुर, हर जगह के लोग थे। यहाँ पे यूपी वाले भी थे, बंगाल से भी थे, हर जगह से लोग थे। लेकिन जो हुआ वो बहुत भयानक था, बहुत दर्दनाक था, दिल को दहला देने वाला था। मैं जहाँ तक समझता हूँ दिल्ली के अंदर इससे बड़ा जो कांड था, हादसा जो था, वो नहीं हुआ होगा। ये करोल बाग से भी ज़्यादा खौफनाक, ज़्यादा दिल दहलाने वाला हादसा था। सबको झिंझोड़ कर रख दिया इस हादसे ने। तो जिस तरह से मामला हुआ है, क्या इस मामले में आप लोग कुछ अपील करना चाहेंगे कि सरकार से, कि जैसे यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी? हालांकि क्या आग की कुछ वजह आप लोगों को पता चल पाई है? अब ये तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि सुबह का वक्त था, 4:30-5 बजे का वक्त था। उस वक्त में सब जो है यानी कि नींद की गहरी, यहाँ सो रहे होते हैं और गहरी नींद में होते हैं। उस वक्त ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये कुछ कह नहीं सकते। बस सरकार से मेरी गुजारिश है कि वो पूरी कोशिश करे कि इसके पीछे क्या है, क्या वजह है, किस तरह से हुआ, ये कोशिश करे। और जो है इनके पीछे मुजरिम, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई। तो सुना आपने यहाँ पर, इसके पीछे जो भी जिम्मेदार है उस पर सख्त कार्रवाई की ही मांग की जा रही है। और जिस तरीके से यहाँ पर धुएं का गुबार जब उठा, लोगों ने देखा, तो लोगों ने तुरंत आग को बुझाने की खुद भी कोशिश की। तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई। 30 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर थी। और आप देखिए तस्वीरों में, तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये कुछ वक्त पहले की तस्वीरें हैं। रेस्क्यू किया जा रहा था। बड़ी संख्या में लोग भी एकजुट हुए थे जो कि मदद कर रहे थे यहाँ पर। और 43 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। कई लोगों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। अग्निकांड का जिम्मेदार कौन है? समय रहते उत्तरी एमसीडी क्यों नहीं जागा?
ये तमाम जो सवाल हैं वो खड़े होते हैं। रिहायशी इलाके में फैक्ट्री चल रही थी जो कि तमाम जो नियम कानून बनाए गए हैं उनकी धज्जियां उड़ाती हुई ये फैक्ट्री यहाँ पर संचालित थी। हुई है वो निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है और उसमें जो लोग हताहत हुए हैं उनके प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, लेकिन अब घटना की पूरी जानकारी। और खबर सागर से मंत्री हर्ष यादव का नेता प्रतिपक्ष पर तंज, संन्यास लेने की स्थिति में भार्गव जी का बयान। भार्गव जी हैं, ये कहना है हर्ष यादव का। भार्गव का था सीएम बनने का सपना, वहीं बुंदेलखंड का शेर खटगरे में खड़ा हो गया है। बीजेपी में हो रही गोपाल भार्गव की उपेक्षा, भार्गव जी की पीड़ा सामने आ रही है बाहर। भार्गव जी तो संन्यास लेने की स्थिति में पहुंच गए हैं, इसलिए कि जो उनका सपना था कि हमें मुख्यमंत्री बनना है, कभी स्वराज सिंह टांग खींचते हैं, कभी कैलाश विजयवर्गीय जी टांग खींचते हैं, कभी कभी नरोत्तम मिश्रा जी खींच देते हैं। बेचारा बुंदेलखंड का शेर जो है कटघरे में खड़ा हो गया। हम लोगों की सबकी भावनाएं शुभकामनाएं आदरणीय भार्गव जी के साथ। भार्गव जी को तो जो है कहीं ना कहीं एक जिस तरह से उपेक्षित किया जा रहा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, वो और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, हर्ष यादव, मंत्री हर्ष यादव नेता प्रतिपक्ष को तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं कि बेचारा बुंदेलखंड का जो शेर है वो यहाँ पर किस तरीके से, और सब लोग हंसते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अब पार्टी चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, तंज कसने में शब्दों का ध्यान रखना भूल जाते हैं। जी बिल्कुल, यूरिया को लेके 2 दिन पहले ही बीजेपी ने हंगामा किया था, प्रदर्शन किया था, रैली निकाली थी सागर में और एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि जो सरकार है वो किसानों की हितैषी नहीं है और किसानों के कर्ज माफ़ी से लेकर तमाम जो दिक्कतें हो रही हैं उनको दूर करने का काम सरकार नहीं कर रही है। लेकिन उसके बाद लगातार बयानबाजी देखने को मिली। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमला बोलती हुई नजर आई, लेकिन इसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी बयान निकल के सामने आया और शिवराज के उस बयान को लेकर भी कांग्रेस ने आपत्ति जताई और आज शिवराज के बंगले पर जाके कांग्रेसियों ने हंगामा भी किया और पीसी शर्मा का भी बयान आया है शिवराज के खिलाफ। तो लगातार बयानबाजी का दौर जो है मध्य प्रदेश की राजनीति में जारी हो। यदि हम बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड से हर्ष यादव आते हैं और हर्ष यादव का तंज कसना वहाँ अपनी ताकत को दिखाने जैसा है कि गोपाल भार्गव को लेकर बीजेपी में उपेक्षा रहती। इस तरीके का यदि वो बयान दे रहे हैं तो वो बुंदेलखंड की जनता को ये बताना चाहते हैं कि एक शेर वो भी हैं और उन्होंने हालांकि गोपाल भार्गव के लिए भी कहा कि जो शेर है बुंदेलखंड का वो कटघरे में अब खड़ा हो गया है और उनकी उपेक्षा हो रही है। तो एक तरीके से वो अपनी राजनीति के माध्यम से ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ताकतवर तो हैं भार्गव, लेकिन इन दिनों उनकी पार्टी में चल नहीं रही है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही। यही कारण है कि वो इस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय हो या शिवराज हो या नरोत्तम मिश्रा है उन पर बयानबाजी देते हुए नज़र भी आते हैं। तो ये एक दूसरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के नेता हों या कांग्रेस के नेता हों। ये राजनीति का एक हिस्सा है। इस तरीके के तंज जो है हमेशा देखे जाते हैं जब कोई हलचल मध्य प्रदेश की राजनीति में होती है और किसानों को लेकर बीजेपी वैसे ही मुद्दा बनाया और इसकी आंदोलन की शुरुआत सागर से की थी और सागर के बाद प्रदेश भर के कई हिस्सों में बीजेपी ने प्रदर्शन किए। तो जहां से रैली और धरना प्रदर्शन की शुरुआत की थी, वहीं से इस तरीके का बयान आना एक राजनीति में कहीं ना कहीं ये बताता है कि किस तरीके से और कहां तक राजनीति में बयानबाजी होती है और तंज कसकर उस इलाके के लोगों को ये बताने की कोशिश की जाती है कि नेता एक नहीं है, नेता कई हैं और यही कारण रहता है कि इस तरीके की लगातार बयानबाजी भी सामने आ रही है। किसान के मुद्दे पे तो लगातार बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ बयान भी दे रही है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के लिए बयान दे रही है। सागर से पूरा मुद्दा उठा था, जहां एक तरफ मंत्री पीसी शर्मा ने भी बयान दिया है, तो यहाँ मंत्री हर्ष यादव ने भी निशाना साधा और यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। पंकज जी, अब बयानबाजी जोरों शोरों से चल रही, चाहे वो बीजेपी की कांग्रेस के लिए हो चाहे कांग्रेस की बीजेपी के लिए हो, क्या कहेंगे मंत्री हर्ष यादव के बयान को लेकर?
भार्गव जी की तमन्नाएं, राजनीतिक आकांक्षाएं सबके सामने है और शिवराज जी ने एक लंबे समय से गोपाल भार्गव जी की राजनीतिक आकांक्षाओं पर हमेशा कुठाराघात किया, बल्कि उनको छीना है। और रेनू, आपको स्मरण होगा कि जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई और नेता प्रतिपक्ष बनने का विषय आया, तो विधानसभा में ये परंपरा है कि प्रतिपक्ष की जो बेंच होती है उसमें सबसे पहली कुर्सी नेता प्रतिपक्ष के लिए होती है, परंपरा है जी। और जब तक भारतीय जनता पार्टी में नेता प्रतिपक्ष का निर्धारण नहीं हुआ, यद्यपि गोपाल भार्गव जी का नाम डे 1 से रेस में था, तो शिवराज जी तब तक उस कुर्सी पर बैठे रहे, यानी वो नेता प्रतिपक्ष स्वयं बनना चाहते थे। फिर उन्होंने कहा कि मैं धन्यवाद यात्रा निकालूंगा, संगठन ने उनको अनुमति नहीं दी और कल मामला लारिया और यूरिया के बीच था, यानी बीजेपी के विधायक लारिया जी का यूरिया की मांग को लेकर प्रदर्शन था और शिवराज जी बीच में पहुंच गए। और कई बार ऐसा होता है कि शिवराज सिंह चौहान साहब घोषणा कर देते हैं और वो राकेश सिंह जी जो बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं या गोपाल भार्गव जी, उनको बाद में पता चलता है जी। आप देखिए, प्रदीप लारिया विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, तो विधायक का विषय प्रत्यक्षता नेता प्रतिपक्ष से पहले जुड़ता है, बाद में किसी और नेता से, और गोपाल भार्गव जी को पता ही नहीं है। जब शिवराज जी पहुंच गए, एक तरह के जैसा आप बता रहे हैं पंकज जी, यहाँ से ये भी देखने को मिल रहा है कि शिवराज सिंह चौहान भूले नहीं है घोषणाएं करना, मतलब उनको आदत में है, जब भी कहीं जाते हैं सभाएं करते हैं तो घोषणाएं करना उनकी आदत में था, तो अभी भी वो भूल जाते हैं कि इस वक्त वो अभी प्रदेश के मुखिया नहीं हैं और शायद हो सकता है कि इस गर्मजोशी के साथ जब वो भाषण देते हैं तो वो घोषणाएं भी कर देते हैं। देखिए रेनू, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि शिवराज जी शायद अभी तक वास्तविकता को नहीं पहचान पा रहे, वो भूल जाते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक है और पूर्व मुख्यमंत्री, 12-13 साल जितना भी अरसा उन्होंने मध्य प्रदेश की बतौर मुख्यमंत्री काम किया जी। और साथ साथ शिवराज जी एक चीज और भूल रहे हैं, भाषाई मर्यादा। और जिस प्रकार सीएम से लेकर डीएम तक, यानी मुख्यमंत्री जी से लेकर कलेक्टर तक का अपमान शिवराज जी करते हैं अपने भाषा और भाषण में। कल यदि आपने शिवराज जी का भाषण सुना हो तो शायद आपको अफसोस होगा उनकी भाषा और भाष्य को सुनकर कि ये वही शिवराज जी। बिल्कुल, इस पर बातचीत हुई है, हमारी कुछ देर पहले ही सारी चर्चाएं हुई थी, उस वक्त आप नहीं जुड़ पाए थे और उसमें रजनीश अग्रवाल जी जब जुड़े थे तो उनका ये कहना था कि आप लोग मुद्दे से इसे डाइवर्ट मत करिए, बात यहाँ पर यूरिया की हो रही है, यूरिया पर ही रही है, आप बयानबाजी को लेकर इसको डाइवर्ट मत करिए, मुद्दा इस वक्त जो प्रदेश में उस पर ही रहना चाहिए। देखिए रेनू, सवाल मुद्दे का नहीं है, सवाल माध्य का भी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना राजनीतिक मादा, राजनीतिक भाषा, राजनीतिक स्तर क्यों खो रहे हैं और मुद्दा कौन खराब करता है। यदि शिवराज जी कल मुख्यमंत्री जी के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं करते तो शायद जिस विषय पर बीजेपी बात करना चाहती संभवतः वो चर्चा में होती। और दुर्भाग्य से कल से चर्चा में शिवराज जी की राजनीतिक अभद्रता, उनकी खराब भाषा शैली, उनका अपमानजनक व्यवहार, उनके अहंकार की परिभाषा, और ये सब तब होता है रेनू क्योंकि मैं राजनीति से इतर कुछ अलग विषयों पर भी काम करता हूँ। तो आप जब बौखलाते हैं, जब आपको सफलता नहीं मिलती, आप पराजय भाव से ग्रस्त होते हैं, तो फिर इस प्रकार सबसे पहला तर्क होता है कुतर करना, भाषाई मर्यादा का पालन नहीं करना, क्रोधित हो जाना, नाराज हो जाना, अपने आप को जो आप है उससे बढ़ चढ़कर बताना कि मैं देख लूंगा इंदिरा गांधी से नहीं डरा। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सहमत हूं मैं आपकी बातों से, लेकिन ये दोनों ही पार्टी के लिए लागू होना चाहिए सर। अब शब्दों की मर्यादा, हम किसी के लिए कुछ भी बोलते हैं तो शब्दों का खास तौर पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का उतना ही सम्मान है जितना मुख्यमंत्री का है, जितना गोपाल भार्गव जी का है, जितना नेता प्रतिपक्ष में, जितना अपोजिट पार्टी में बैठे लोगों का है, सबका बराबर सम्मान है, तो सबके लिए बराबर सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करना ही सही होगा और ये सिखाने से नहीं होगा पंकज जी, खुद खुद होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। हालांकि दूसरे पक्ष से भी बात करने की कोशिश की जा रही थी लेकिन जुड़ नहीं पाए हैं। तो आज मंत्री हर्ष यादव ने नेता प्रतिपक्ष पर तंज कसा। हालांकि शिवराज सिंह चौहान के बयान के सामने ये तंज बहुत छोटा नजर आ रहा है कांग्रेस को, लेकिन फिर भी दोनों ही पार्टी के नेताओं को समझने की जरूरत होगी कितने बड़े सम्मान की गरिमा कैसे बनाई जा सकती है। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, जहां पर भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम कमलनाथ के खिलाफ पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के बयान के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया है। कांग्रेसी कार्यकर्ता गुलाब का फूल और गेट वेल सून मामा का कार्ड लेकर शिवराज सिंह चौहान को देने पहुंचे थे उनके निवास तरफ, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि इस दौरान पुलिस के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प हुई, झटकी हुई। शिवराज सिंह चौहान ने सागर में यूरिया की किल्लत के खिलाफ बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान सीएम कमलनाथ के खिलाफ बयान दिया था, जिसके विरोध में कांग्रेसी सड़क पर उतर आए हैं। वह बयान काफी विवादास्पद था और इसके चलते कांग्रेसी कार्यकर्ता काफी नाराज हुए। वो गांधीगिरी दिखाते हुए पहुंचे थे, हालांकि पुलिस ने उनको रोक लिया, चूंकि इस वक्त शिवराज सिंह चौहान
भोपाल में है भी नहीं, वो सागर में है। और इस दौरान इनका यही कहना था कि उनका कोई प्रतिनिधि आए, हमारे गुलाब का फूल लेकर जाए, हमारे कार्ड्स लेकर जाए जिसमें उन्होंने लिखा है मामा गेट वेल सून, और ताकि उनकी मनोस्थिति थोड़ी सी ठीक हो और वो इस तरीके के बयान ना दें। तो साथ ही आप देख सकते हैं कांग्रेस के अनोखे विरोध प्रदर्शन की ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सागर में सीएम कमलनाथ के खिलाफ शिवराज के दिए बयान पर कांग्रेसियों ने अनोखा प्रदर्शन किया। गेट वेल सून मामा कार्ड लेकर कांग्रेसी शिवराज के निवास की तरफ बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस के साथ कांग्रेसियों की हल्की झूमाझटकी भी हुई है और ये झूमाझटकी की भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने प्याज की बढ़ी कीमतों के लिए मौसम को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा मौसम और बारिश के कारण प्याज की कम पैदावार हुई है, फिर भी केंद्र सरकार मामले में गंभीर है। इस वर्ष जलवायु परिवर्तन के कारण बेमौसम बरसात हुई है और इस बरसात के कारण प्याज की जो फसल है वो बर्बाद हुई और उत्पादन प्रभावित हुआ। और उत्पादन चूँकि कम है इसलिए मंडी में भी आवक कम है, इसलिए भाव में उछाल है। सरकार ने इसे गंभीरता से समय पर लिया। हमने प्याज का निर्यात पूरी तरह बंद कर दिया है और 1 लाख टन इंपोर्ट प्याज किया जाए, इसके ऑर्डर सरकार ने दे दिए हैं। और संवाददाता दुष्यंत जुड़ गए। दुष्यंत, मौसम की वजह से प्याज की पैदावार कम हुई है, ऐसा कहना है केंद्रीय मंत्री का। आपसे जानना चाहेंगे अभी क्या स्थिति बनी हुई है मुरैना में? जी रीनू, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज एक नेत्र शिविर के दौरान मुरैना में प्रवास पर आए थे और उस दौरान प्याज की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर उनसे सवाल किया गया था। उसके जवाब में उन्होंने सीधा जलवायु परिवर्तन और बेमौसम होने वाली बारिश को उसका जिम्मेदार ठहराया है कि प्याज की फसल ठीक से नहीं हो पाई, यही कारण रहा। और जैसे ही प्याज की कीमतों में उछाल आया और इस प्याज के कम होती हुई मात्रा दिखी तो केंद्र ने तुरंत उस पर एक्शन लिया और जो निर्यात किया जा रहा था प्याज का उसको रोका गया है। और उन्होंने साफ कहा है कि विदेशों से भी आयात कराया जा रहा है प्याज का। कुछ प्याज जो है वो बॉम्बे आ चुकी है, तो जिससे कि स्थिति सामान्य होगी, प्याज सामान्य रेट पर जल्द ही लोगों को उपलब्ध होगी। कृषि मंत्री का ये एक साफ कहना था नरेंद्र सिंह तोमर। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए दुष्यंत। तो सुना आपने, जल्द ही प्याज लोगों को मिलेगी और उपयुक्त की जाएगी और कम रेट में भी कोशिश की जाएगी कि लोगों को प्याज मिले। और जिस तरीके से प्याज को लेकर यहाँ कहीं ना कहीं बिचौलिए भी काम करते हैं, उन पर भी रोक लगाने की सख्त जरूरत है। यदि उन पर रोक लगाई जा सकती है तो प्याज की कीमतों में थोड़ी गिरावट जरूर आ जाएगी। इंदौर जोन एडीजी वरुण कपूर को हटाया गया। कपूर को पुलिस मुख्यालय किया गया अटैच। कपूर के खिलाफ सरकार के पास पहुंची थी शिकायत। माफिया जीतू सोनी के खिलाफ नहीं कर रही थी कार्रवाई। माफिया का सपोर्ट करने वाले अधिकारियों पर गाज गिरी है। कार्रवाई होगी। सरकार ने ऐसे अफसरों की लिस्ट तैयार कर ली है। रेत माफिया के हौसले बुलंद हैं। पन्ना से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। खुलेआम उड़ाई जा रही नियमों की धज्जियां। के नदी का सीना छलनी कर रहे रेत माफिया। जिगनी रेत खदान का माफिया संचालन कर रहे हैं। के नदी में दिन रात पोकलेन मशीनें चल रही हैं। बड़े पैमाने पर निकाली जा रही है रेत। एमपी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के रेत माफियाओं का भी कब्जा यहां पर देखने को मिलता है, जहां पर धरती का सीना छलनी किया जा रहा है और 24 घंटे यहां पर पोकलेन मशीनें खुदाई करती हैं। रेत भरी जाती है, यहां से शिफ्ट की जाती है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जिगनी रेत खदान में ये काला कारोबार लगातार चल रहा है कि नदी में दिन रात पोकलेन मशीनें रेत निकाल रही हैं। तो पन्ना में रेत का अवैध खनन जारी है। खुलेआम उड़ाई जा रही नियमों की धज्जियां। यहां पर आपको बता दें कि कई बार न्यूज 18 ने खबरों को दिखाया है कि किस तरीके से अवैध खनन यहां पर हो रहा है। जिस वक्त दिखाया जाता है उस वक्त थोड़ी सी कड़ाई होती है, लेकिन उसके कुछ ही दिनों के अंदर अंदर फिर से यहां पर अवैध कारोबार शुरू हो जाता है।
जिगनी रेत खदान का ये पूरा वाकया है कि नदी में दिन रात पोकलैंड मशीनें रेत निकालने का काम करती हैं और रात में ही यहाँ से जो ट्रॉलियां हैं, डंपर हैं, ट्रक हैं, वो रेत भरकर ले जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एमपी के जो कारोबारी है वो तो यहाँ पर अवैध खनन कर ही रहे हैं और साथ ही यूपी से भी कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर अवैध खनन कर रहे हैं। और संजय जुड़ गए हैं। संजय, अब वाकई में बहुत ही शर्मनाक भी बोल सकते हैं कि इतना खुलेआम रेत का अवैध खनन होता है और ये कोई आज से नहीं हो रहा है, सालों साल से चला आ रहा है। हर बार कार्रवाई की बात कही जाती है, रोक लगाने की बात कही जाती है, लेकिन उसके बावजूद होता कुछ नहीं है। 3-4 दिन बाद वापस से वही तस्वीरें हम फिर से देखते हैं। जी बिल्कुल रीनू, आपने सही बात कही। यहाँ पर जो पन्ना में ये जो केन नदी है उसका सीना जो है छलनी कर रहे हैं और जो एनजीटी के नियम है उसके विरुद्ध यहाँ पे बड़ी बड़ी पोकलैंड मशीनें बीच नदी में उतार दी गई हैं। बड़ी बड़ी जो जल जंतु हैं वो मारे जा रहे हैं, कछुआ हैं, मछली हैं और मगरमच्छ हैं, उन पर भी प्रहार किया जा रहा है और रेत जो खून से सनी हुई रेत को बाजार में बेचा जा रहा है और सरेआम अवैध रेत का काम पन्ना जिले में चल रहा है और शासन प्रशासन मौन है। रीनू, समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जी बिल्कुल, और हालांकि ये सभी को समझ में आता है, लेकिन जिस तरीके से ये धोखाधड़ी जनता के विश्वास के साथ की जाती है और यही कारण है कि जब भी अवैध खनन को लेकर खबरें दिखाई जाती हैं, जिम्मेदारों से जवाब लेने की कोशिश की जाती है, तो वो भी इस पर बहुत कम शब्दों में आंसर कर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर इंदौर से, जहां पर मंत्री जी की किक देखने को मिली। मंत्री जीतू पटवारी ने खेला फुटबॉल। खेल कूद प्रतियोगिता का शुभारंभ करने पहुंचे थे मंत्री जी। डीएवीवी के ग्राउंड पर किया शुभारंभ। ओलंपिक की तर्ज पर पहली बार आयोजन किया गया है। 8 जिलों के 1000 खिलाड़ी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो अहम खबर इंदौर से, जहां मंत्री जी की किक देखने को मिली। मंत्री जीतू पटवारी ने फुटबॉल खेला। और गरियाबंद में संभागीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और सोनहत विधायक गुलाब कुमरो ने सामाजिक रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना कर शुरू किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित हुए और इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने भी स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर लोक नृत्य में हिस्सा लिया और जमकर थिरके। गुलाब कुमरो ने अपनी सरकार की जमकर तारीफ की और पिछली बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा। जब से छत्तीसगढ़ की सरकार बनी है और हमारी सभ्यता और संस्कृति और हमारी कल्चर को आगे बढ़ाने का काम किया, तो प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री है जो आज हमारी बोली, भाषा, नृत्य, गीत, संगीत को आगे बढ़ाने का काम किया है। इससे पहले की सरकार जो थी, रमन सिंह की सरकार था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।